है हम अब आगे का 16, आर्टिकल नंबर 16 हमें पढ़नी, राइट? है ना? हाँ, 16 काफ़ी बड़ा है। वैसे बुक में तो छोटा सा ही है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें समझने में। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये आर्टिकल, अरे कुछ खुद से पढ़ा है इसके बारे में। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉर्चुनिटी, बेसिकली क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको, है ना? नॉर्मली एवरीबडी नोज अबाउट द आर्टिकल 16 इज equality of opportunity, right? So article 16 of Indian Constitution, constitution, that is called equality of opportunity। इसके बारे में, यह है तो छोटा सा वर्ड, बट इसके बारे में पूरे 1.5-2 घंटे हम इसमें चलेगी क्लास इसी के बारे में सिर्फ। ठीक है, सो ये छोटी सी चीज नहीं है अपॉर्चुनिटी। किसमें? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16। अब इसके हमें हर एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, आर्टिकल 16 किस चीज़ को इंश्योर करता है, एक्चुअल क्या है, और किस पॉलिसी को कैसे स्टार्ट करने की बात क्यों, इसमें और भी चीज़ें क्यों हमने ऐड की, ये भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन करने वाली बात है। इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 इंश्योर, नंबर 1 इज, हम अगर ठीक से देखें, इंश्योर करता है, किस चीज़ को इंश्योर करता है बेटा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हमारी किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो यहाँ पर मिलेगा, है ना? सभी के लिए, ये नहीं कि सर्विस के लिए सिर्फ ये पर्सन एलिजिबल है या ये कम्युनिटी एलिजिबल है। ठीक है, तो ऐसा पर्टिकुलर चीज नहीं हो सकती, इसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटी इंश्योर करता है। तो इट मींस आर्टिकल 16 इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को ये करता है, किसके लिए? फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर ऑल सिटीजन्स, ध्यान से समझना। इन मैटर ऑफ, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से समझना है इसमें। पहले क्या होता था? छोटी पोस्ट के लिए ही छोटे कास्ट को, यानी आजकल हम जो, आजकल कास्ट बैरियर नहीं है, कास्ट कुछ नहीं है, सभी जगह बन सकते हैं। आप देख लो, लोग कहते हैं कि हम बहुत ऐसा हमारे यहाँ कास्टनिज्म, ये आज आप देख रहे हो कास्टनिज्म, कभी आईएएस बन जाओ, आईएएस लड़का चाहे किसी भी कास्ट का हो, लड़की किसी भी कास्ट को शादी हो जाती है। कभी कास्ट पूछते हैं? नहीं। आईएएस कोई भी कास्ट का बन सकता है,
आपकी मेहनत के ऊपर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी को, है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं छत्री ही बनेगा आईएएस ऑफिसर, और जब आईएएस बन जाते हो तो सभी आपको उसी तरह ही नमस्ते करेंगे, बाकी ऐसा नहीं कि दूसरा नमस्ते नहीं करेगा, दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। कोई छत्री आ जाए, कोई ब्राह्मण आ गया, पता लगे वो झाड़ नीचे फोर्थ ग्रुप का कर्मचारी है, आईएएस के सामने आया तो आईएएस को खड़ा होना पड़ा, ऐसा हो सकता है? नहीं। उसी तरीके से उसको स्टेटस मिलेगा, उसी तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी है जैसे सबको है, वो कोई भी हो। कोई भी अपने यहाँ ये सिस्टम स्टार्ट करने की बात कही गई। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर। पहले ऐसा नहीं था कि बराबरी कुछ, एंड इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। ये अपॉर्चुनिटी प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, किस चीज को डिस्क्रिमिनेशन क्या करती है? प्रोहिबिट करती है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। कि ऐसा नहीं है कि जॉब में किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए जॉब है, नहीं, इसमें सभी के लिए जॉब है। किस पे डिस्क्रिमिनेशन? बेस्ड ऑन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पढ़ा है ना आपने? which is given in the article 15, based on which is given in the article 15, it means religion। कभी ऐसा होता है कि नहीं ब्राह्मण ये इसमें ये हिंदू बनेगा, इसमें मुस्लिम नहीं बन सकता? कभी रिलीजन का आया? बुद्धिज्म बन सकता नहीं आता है, सभी कोई बन सकता है। सो नंबर 1 इज रिलीजन, नंबर 2 इज रेस, नंबर 3 इज कास्ट, नंबर 4 इज सेक्स, नंबर 3 इज 5 इज डिसेंट, एंड नंबर नेक्स्ट नंबर इज प्लेस ऑफ बर्थ। आप गांव से हो तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिडेंस। ये कोई भी चीज वेरी नहीं करती आपको जॉब लगने से, गवर्नमेंट में अप्लाई करने से, आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रोक सकती हैं। गेट इट? ना हो जाएगी तो फिर तो यार चीजें बिगड़ जाएंगी ना, फिर इक्वल कहाँ रह गया पर्सन? हम्म। क्या चीज? हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, वो उसका अपना एक अलग स्टैंड है, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज है ना। आप जो एक उसकी डिग्निटी है, उसकी इज्जत है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें अपॉर्चुनिटी, उसको जॉब कब अपॉर्चुनिटी मिली वो कर रहा है। लेकिन हम उसको, वो अलग बात है कि वहां पर कैसे उन्होंने शुरू कर लिया है, कैसे उन्होंने सेट कर लिया, कैसे चीजें हैं कि वो मैक्सिमम लोग उसमें होते जा रहे हैं, फैमिली के उसी में लोअर कास्ट के लोग ही उसमें जा रहे हैं, वो अलग, वो एक मैटर बन जाता है कई बार कि हाँ ठीक है लिमिटेड उसने क्या होता है ना कि जब उसमें कोई पोस्ट में पहुंच जाता है तो अपने दूसरे को रिकमेंड कर देता है कि सर अगर जगह हो तो इनको कर दो, जगह इनको कर दो। मे भी ऐसा एक रीजन रहा होगा जिसमें सभी लोग आ गए, है ना, एक हो सकता है, पार्ट एक हो सकता है, मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उसमें लोअर कास्ट है। उसमें आप देख लो कभी, अभी तो शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो 2010-11 के बाद एक बहुत पहले 2011 और पहले मुझे लगता है 2007-6 में शायद 10th में रहा हूँगा, हाँ 6 उसके आसपास है। उस टाइम पर जॉब निकली सफाई कर्मी की, है ना, जो साफ करते हैं हॉस्पिटल में नीचे, जैसे आप एमसीडी में, ये सभी जगह। उसमें जानते हो कोई कास्ट का, उसमें ब्राह्मण भी, उसमें क्षत्रिय भी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सब ने फॉर्म भरा और सब काम कर रहे थे। बीच में थोड़ा सा इन लोगों ने अपना स्टाइल चेंज किया था कि उसकी जगह अब जैसे मैं गवर्नमेंट हो गया तो मैं ब्राह्मण हूं तो मैंने एक दूसरे को रखा,
और उसको मैं बोल रहा हूँ मुझे 20,000 मिल रहा है, मैंने उससे कहा तुम्हें 10,000 दूंगा, 8,000 दूंगा, तुम मेरे बदले वो करो, सफाई करो, बाकी पैसा मैं उठाऊंगा, तुम्हें दूंगा मैं। वो करवा लेते थे, कुछ ऐसा चलता था वो। लेकिन वो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नेंस में इश्यू आ रहा है, प्रशासन में इश्यू आ रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे, एक के बदले दूसरा काम करके जा रहा है। लेकिन जब इसमें ये हो गया कि नहीं वो पर्सन होना चाहिए, तो आज चाहे कोई भी कास्ट का हो, सभी कर रहे हैं, और उसे करना पड़ेगा काम, और जॉब है तो जॉब भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है, वो एक हो जाता है कभी कभार किसी किसी जगह पर कि एक स्पेशल कास्ट स्पेशल कम्युनिटी को ज्यादा उस जगह पर पोस्टें मिल जाती हैं, उस जगह पर ज्यादा काम मिल जाता है, तो कई बार हम उसको उस हिसाब से देखने लगते हैं, हमारी वो बन जाती है ना एक थ्योरी कि हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। किस कैसे ब्लेम, फिर से बताना एक बार। हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं हो सकती है, लेकिन अब बात क्या है ना, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। देखो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सारे प्रिकॉशन, सारी चीजें, हर चीज प्रोवाइड कराती है, सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बट हाँ, यस बोलो, बोलो बोलो। हम्म। हम्म। नहीं वो आप बात ठीक कह रहे हो, लेकिन कहीं ना एक समाज थोड़ा सा कभी कभी हावी हो जाता है। देखो जैसे अभी अनीस ने बताया, आपने बताया, सेम चीज है। अब देखो इसमें एक ये है, एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में क्या है ना कि पहला तो ये है कि गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड कराती है, पहली चीज ये है, वो हम यूज नहीं करते, वो अलग बात। अब जैसे सपोज करो कि मैं अब लोअर कास्ट हूँ, ठीक है, और एक हमारे माइंड में ना एक चीज भर दी गई है लोअर कास्ट होने के नाते, कि हमारा काम ही यही है, बचपन से यही काम कर रहे हैं, तो हमारी डिग्निटी इतनी ही है। वो फिक्स कर ली है हमने माइंड में, सोसाइटी ने हमारे फिक्स करा दी है, ये हमारे पेरेंट्स ने फिक्स करा दी है इसको, ठीक है। तो डिग्निटी का मामला नहीं है ये, कहीं ना कहीं थिंकिंग का, सोसाइटी का, बाकी चीजों का, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ चुका है, ठीक है। एक चीज कभी आप ध्यान से देखना, अगर जैसे डिग्निटी की बात करो, कभी कभी एक चीज ध्यान से देखना, जब कभी किसी भी लोअर कास्ट में, जितनी भी आप नीचे सोच सकते हो कास्ट, कोई भी कास्ट हो, अगर उसकी बेटी उनकी मर्जी के मुताबिक शादी ना करके कहीं और चली जाए, अगर वो बहुत कंजर्वेटिव माइंड की है, बच्चे लोग फैमिली है, तो उसके घर में लोग खाना छोड़ देते हैं, छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते, है कि नहीं? यस और नो? फैमिली के लोग छोड़ देते हैं, खाना पीना आना, आगे का रिलेशन। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी एक इज्जत है, हमारी एक डिग्निटी है। तो डिग्निटी इसका मतलब सभी की है, बस वो क्या है, काम करने का जो एक वो था, वो उनके माइंड में पहले से भर दिया गया है कि ये इसी काम के लिए बने हो। इसीलिए रीजन ये है कि बहुत सारे लोअर कास्ट में बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट हमें क्या करे, और जो निकल जाता है वो उन्हें बताना नहीं चाहता। ये भी है, प्रॉब्लम यही चीज की है। अदरवाइज डिग्निटी सबकी है,
एक इंसान के नाते, एक ह्यूमन की ना वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सभी के लिए इक्वल क्यों कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन ही है, वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो। वर्ण सिस्टम तो बाद में आया, पहले तो ह्यूमन आदमी होता ना, पैदा होने के बाद वर्ण सिस्टम जुड़ जाता है उसके पहले। अर्ली वैदिक में वर्ण सिस्टम था ही नहीं। सो हम इस चीज से क्यों इतना ज्यादा इसको वो रखते हैं कि एक डिग्निटी है, कास्ट एक डिग्निटी है? नो, वर्क इज डिग्निटी। वर्क पोस्ट डिग्निटी आपकी कई बार दिलाती है, और ह्यूमन की अपनी एक डिग्निटी है। जैसे कल के दिन कोई लोअर कास्ट से आईएएस बन जाता है, क्या उसकी डिग्निटी कम हो गई? उसकी डिग्निटी बहुत बढ़ गई। ठीक है। तो वो एक, अब फिर कल के दिन उसका बेटा जब ये काम करेगा ना, वो नहीं ऐसे काम करेगा। उसका बेटा ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अब समझदार हो चुका है। उसके पापा पढ़े लिखे हैं, आईएएस है, उसको अच्छी जॉब, अच्छी जगह, वो ऐसी सोसाइटी में रह रहा है कि उसकी डिग्निटी एक हायर लेवल की डिग्निटी बन चुकी है, वो कितनी भी लोअर कास्ट से हुआ हो। हैव यू सीन दिस? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं होता ना बेटा। हम्म। हम्म। नहीं, मना है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, जबरदस्ती पूछ लेते, वो अपनी एक अपनी वो बना लेते हैं कि नहीं, हम अपने इस चीज को, इसी कास्ट के लोगों को ही उसमें एडमिशन देंगे, यही चीज करेंगे। वो उनकी थॉट है। एक्चुअली गवर्नमेंट की नजर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और ये हमेशा आप देखोगे ना कि लोकल प्लेसेस में ज्यादा होता है। जैसे छोटे शहर हैं, छोटी जगह है, वहां पर मैक्सिमम हो। चंडीगढ़ में भी है। ओह। तो ये तो गलत है, ये फिर रॉन्ग है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें एक्शन लिया जा सकता है। ये ऐसा तो है ही नहीं किसी भी चीज़ में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप इस चीज़ को पर्टिकुलर किसी देखकर आप एडमिशन लेना, किसी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे करना, नहीं, ये गलत है ना, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, है ना। सो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, इसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बट लोकल के लोग क्या होते हैं ना कि उस चीज़ पे लेते नहीं हैं, चीज़ें करते नहीं, बट एक्शन लिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है छोटी छोटी जगह पर। अभी अगर एक वीडियो देखो आप, रिसेंटली हुआ क्या है, मैं एक साउथ का था कुछ, तो वहाँ पर कोई पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन ने रोड जाम कर रखा है नारी सशक्तिकरण के नाम पर। ठीक है। कि वीमेन एम्पावरमेंट का है, जो अभी डेलिमिटेशन वाला अब चल रहा था बहुत तेजी से ना, कि इतने परसेंट उन्हें छूट देनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसके बाद हुआ क्या कि वहां पर एक फीमेल आई, एडुकेटेड थी, उसने मंत्री जी को खूब डांटा, पुलिस को खूब भड़काया, बिकॉज वो जानती, कह रही थी ये क्या है, तो उसने कहा वीमेन एम्पावरमेंट, तो कहा मुझे फिर तो जगह क्यों नहीं, आप रोड कैसे ब्लॉक कर सकते हो, ये आपका थोड़ा ना है प्रॉपर्टी। बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। यह है कि आवाज उठाना तो बहुत जरूरी है। अगर आप वॉइस रेज नहीं कर सकते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में या बैकअप में, एक दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सुपीरियर, अपनी कास्ट ऑर्थोडॉक्स नहीं जाता है। हम कह देते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, बट नहीं हुए, एक्चुअल में नहीं हुए। ठीक है। आप कई बार आप ये देख लो कि एक छोटी सी किसी भी उसमें, मैं बहुत नहीं, बहुत सारे आजकल डाइवोर्स केसेस क्यों होते हैं?
बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बच्चों की वजह से हो रहा है, लड़का और लड़की की वजह से डाइवोर्स हो रहा है, नो, उनके पेरेंट्स की वजह से भी हो रहा है। डाइवोर्स या डेथ, मर जाना, सारी चीजें, क्योंकि वो, ये लड़का होगा या लड़की होगा, सुन सुन के थक चुके होते हैं, उन्हें दिमाग उनका काम नहीं करता, वो अलग होना डिसाइड कर लेते हैं। रीजन है, कोई किसी को इतना प्रेशर नहीं डाल सकता, परेशानी नहीं डाल सकता, तो उसमें भी होता है कि ये इस कास्ट की बहू ले आए या इस कास्ट के लड़के से शादी कर ली तुमने, इतना प्रेशर टॉर्चर किया जाएगा सुबह शाम तक रात तक, डेली। तो आदमी प्रेशराइज होकर परेशान होकर और उसको बंद कर देता है, ये कह देता है अलग हो जाते हैं यार, खत्म करते हैं। कई बार शादी होने के बाद लड़की अगर किसी बड़े कास्ट में शादी कर ली तो लड़की को हमेशा डर रहता है कब ये मुझे डिवोर्स ना दे दे, कब इसके पेरेंट्स मुझसे छीन न ले। लड़के की अगर शादी उसमें हो जाती, लड़की अपर कास्ट में है, लड़का लोअर कास्ट में, तो कई बार लड़के को होता है, कई डर रहता है कभी भी लड़के को मारा जा सकता है। ये बहुत रहता है। इसका एग्जाम्पल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरा एक खास फ्रेंड ही है, तो वो देखेगा तो समझ जाएगा, बट फिर भी मैं उसको बता दूं कि वो अपर कास्ट से है, लड़की लोअर कास्ट से है, शादी हो गई, पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया, पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया। और इसके पहले का एक मैटर और बताता हूँ, शादी होने से पहले उसका अफेयर एक अपर कास्ट में है, लेकिन उससे भी ऊंचे, जैसे ब्राह्मण से उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके, अच्छा चल रहा था, सब बेटर था, ओके, दैट्स इट। लेकिन उनके पेरेंट्स का, अब वो भी बहुत अच्छी पोस्ट में, उसके फादर, बहुत अच्छी फैमिली, अब अच्छी सिटी में है, सब कुछ है। लेकिन जब वो लड़की आती थी ना, तो वो हमेशा अपने बेटे से बोलते थे कि नहीं देखो, ये ब्राह्मण है, इससे शादी नहीं करोगे तुम, ब्राह्मणों के हम पैर छूते हैं, तुम कैसे शादी कर सकते हो। भाई वो वो उनका प्रेम है, लव है, और शादी दोनों करना चाहते हैं, आप कैसे मना कर सकते हो उस चीज को, उस चीज को मना कर सकते हो। लेकिन ये चीज क्या हुई कि मतलब ये सिर्फ इस वजह से नहीं शादी करना चाहते, बिकॉज ऑफ दिस कि सी बिलोंग्स टू अपर कास्ट। तो ये माइंडसेट है। डिग्निटी ऑटोमेटिकली बाहर से नहीं, बाहर तो एक आपकी वर्क, आपकी उससे डिग्निटी तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे ऑर्थोडॉक्स भरा है ना, उसकी वजह से डिग्निटी कई बार हम दूसरे की अलग टाइप के हमारे माइंड में सेट है। फिर उसने उससे शादी नहीं की, फिर शादी की तो लोअर कास्ट से शादी कर, लोअर कास्ट से शादी हुई तो उसके माँ बाप घर से बाहर निकाल दिया उससे। जब घर से बाहर निकाल दिया तो अभी उसके बच्चा भी हो गया, वो पहले लिव इन में रहने लगे थे यहाँ, फिर शादी भी कर ली, रहने लगे बाहर। बीच में उसके पेरेंट्स ये नहीं देखते थे कि इसके बच्चा हो गया है, इतने साल शादी के हो गए हैं, सब कुछ होके, लेकिन जब भी वो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में जब भर्ती था, तो उसके पेरेंट्स उसे मिलने आए, बोले कि तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। समझ पा रहे हो आप? ये हमारे देश का, हमारे यहाँ की सोसाइटी का ये एक थिंकिंग है। आप बदल नहीं सकते इसको, चेंज नहीं कर सकते उसको। एक इतनी माइंड के अंदर भर चुका है ना, तो वो इक्वालिटी समझ ही नहीं पाते, इक्वालिटी हमें मिल चुका है। वो तो जब सरकार बता देती तो वो अपने कब भी इक्वालिटी का यूज भी कब करते हैं, जब उनके लड़ाई होती है, जब जीत नहीं पाते हैं, तब SC ST एक्ट लगवा देते हैं। उस चीज में इक्वालिटी नहीं लाते कि हमें बराबर बैठो, काम करो, पढ़ो, बाकी चीजें करो। वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं इक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते, इक्वालिटी समाज में नहीं देख पाते, समाज में मिलती भी नहीं है। ठीक है, समाज में मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को पढ़ाई करो, अपने आप को लोगों के बराबरी में बोलो कि हम, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया है, लेकिन किसको मानना है? वो भी अपने माइंड में बैठे हुए हैं कि हम, हमारी ये कास्ट है तो हमारा काम ही यही है। हमने माइंड में बैठा लिया है कि अगर मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा काम यही है। बट इट्स अ टोटली रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है। हैं? रिमूव करने के लिए इसका डिस्पैरिटी देखो, इस तरीके से रिमूव नहीं होगी। डिस्पैरिटी तब रिमूव होगी कि जब हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं ये एक न्यूट्रल हो जाए, तब। पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स न्यूट्रल नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स ही रिलीजन,
कास्ट, कम्युनिटी के नाम पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद दिलाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती कराते हैं, क्योंकि ये हमारे पीछे घूमे इसलिए। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, काश, जिनका नाम है चंद्रशेखर, अपने आप को लिखते हैं चंद्रशेखर, कभी कभी रावण लिखते हैं आगे, रावण चंद्रशेखर, यूपी के हैं। अब वो आदमी कहता है कि मैं समाज के लिए ये करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे चीजें, बहुत बार, कई बार ऐसा करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, आप करो। लेकिन कभी आप इन्होंने ये नहीं देखा कि आपके पीछे जो लड़के हैं घूम रहे हैं, वो कोई 15 ईयर है, कोई 13 ईयर है, से लेकर 25, 27, 30 ईयर तक का बच्चा है जो घूम रहा है। और इस सभी एजुकेशन लाइफ पे इनकी एक पढ़ने वाली लाइफ होनी चाहिए। मतलब एक ये ऐसी लाइफ है जिसमें वो लाइफ को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने पीछे घुमा रहे हो। आप उनके अंदर भर रहे हो कि हमारे ब्राह्मणों वो हमारे कास्ट को इस तरह लोगों ने किया, इस तरह अपर कास्ट ने काम किया हमारे साथ। क्यों बताना है उसको कि ऐसा काम किया? हम बता, ये बताओ कि हम इक्वल हैं सब। ये नहीं बताना कि हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ, पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। वो तो आपके फादर अभी भी, अगर लोअर कास्ट, तो आपके फादर तो अभी भी अपर कास्ट से जाकर नमस्ते ही करते होंगे, उनके सामने सामने बैठते नहीं होंगे कुर्सी में, क्योंकि उन्होंने वही लाइफ जिया है। तो उनके अंदर एक सम्मान भी बढ़ गया है, डर भी है, सम्मान भी है, उनकी लाइफ स्टाइल भी वैसी हो गई है। लेकिन आज के बच्चे को ये नहीं बताने की जरूरत है कि ऐसा हमारे साथ क्या है। आप ये बताओ कि हम सब इक्वल हैं, आप इस लेवल पे पढ़ाई करो, चीजें करो, प्रोग्रेस करना है, सब बराबर है, कोई धर्म वरम का नहीं है, कोई ऐसी कास्ट का इश्यू नहीं है। ठीक है, बस आपको ये काम करना है, सक्सेस लो, पढ़ो, बिजनेस में फोकस करो, जो भी चीज करनी करो, स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है। समाज में आप जब बढ़ के आप एक लिटरेसी के अंदर आते हो ना, तो आपकी डिग्निटी ऑटोमेटिक बढ़ती, नॉलेज बढ़ेगी, आप डिबेट कर पाओगे, पैसा आएगा, आप स्टेटस बदल पाओगे, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बदल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो आप चेंज हो जाओगे। बट नहीं, हमें क्या है, हम उतने में बिल्कुल रुक चुके हैं। और इसी चक्कर आप कभी कभार कहते हैं कि चलो मैं एक बार मान भी लें कि ऐसा है। आप ये देखो कि बहुत पहले, एंशियंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल आया, उस टाइम पे तो ब्राह्मणों का राज नहीं था, था राज? नहीं। मुस्लिम्स आए, तुर्क आए, मुस्लिम्स आए, इनका रूल था। ठीक है, कब आए ये? 1200 में बेसिकली पूरी तरीके से सेटल्ड हो चुके थे, 1200 में। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रिटिश आ गया, मतलब पहले यूरोपियन आए, यूरोपियन में आप पुर्तगीज आए, फिर डचेस, फिर ऐसे करके फिर ये आए, फिर आजाद हो गए हम। यहाँ ब्राह्मण बीच में 1200 से साल से लेके अभी तक में कहीं ब्राह्मण है जिसने रूल किया हो, कोई क्षत्रिय है जिसने रूल किया हो? कर ही नहीं पाए रूल। थोड़ी जगह रूल करते थे, लेकिन सब बर्बाद हो चुका था। ठीक है, रूल करने की हिम्मत नहीं बची थी किसी के पास। तो फिर बर्बाद कहाँ? अब 1200 साल की पहले की बात करके अपने आप को एक लोअर लेवल समझो तो गलत है ना। अगर मैं कह दूं कि पिछले में हम बहुत गरीब थे, और कोई हम मुझे आके कोई कुछ कह के चला जाए कि मैं नहीं यार गरीब था, मैं तो नहीं लड़ सकता, ऐसे कैसे नहीं लड़ सकता, डिग्निटी की बात है, मैं तो मार दूंगा इसको, या कानून के पास जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, ये तो हम कर सकते हैं ना। ऐसे कैसे डिग्निटी आप वो कर सकते हो? रहे होंगे पहले, आपने किया होगा हमारे साथ कुछ ऐसा, डरते रहे होंगे, फैमिली डरती रही होगी, लेकिन आज हमारे पास, हम पढ़े लिखे, हम समझदार हैं, हमें मालूम है कौन क्या कर सकता है, कानून हमारे लिए क्या बना है, ये कानून क्या सपोर्ट कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप में, मेरी डिग्निटी क्या है, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेंटालिटी की भी बात है। इक्वालिटी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पाती? बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। ठीक है, माइंड में भर चुका है वो, जल्दी आने में टाइम लगेगा, हम चाहे जितना कह दें। अभी आप देखो, थोड़ी सी सोचो बात, जरा सी बात, अभी आप सोनाक्षी सिन्हा की शादी सुनी थी, है ना? किससे की है? मुस्लिम लड़के से, है ना? अब क्या, अरे वो फिल्म इंडस्ट्री में है, इतने ओपन हैं, इतनी चीजें हैं, साथ में घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और काम करते हैं, वो तो पूरा वेस्टर्न कल्चर है उनका। और शादी वो कर रहे हैं, दर्द हमें हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है, क्योंकि हम ऑर्थोडॉक्स से बाहर नहीं आए।
वो खुश है दोनों अपनी लाइफ में, टेंशन हम ले रहे हैं जबरदस्ती की, कि ऐसे कैसे हिंदू की लड़की मुस्लिम के पास कैसे चली गई। और वहीं आमिर खान की बहन बेटी सारे के सारे हिंदू से शादी की, तब नहीं कहा हमने कि नहीं वो तो हम क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लड़की से शादी, फिर तो हम एक जैसे हो गए ना। सो हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड है। हम्म, ये है, यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे देश में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम। अब यही आप यहाँ से चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो अपने यहाँ कहते हैं ना हम बहुत डिग्निटी वाले हैं, वहां जाकर बाथरूम भी साफ करना पड़ता है जब शुरू शुरू में जाते हैं यहाँ से, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाते हो, जब जॉब ढूंढता है ना, अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी डिग्री नहीं ली है, आईआईटी और एमबीबीएस करके नहीं गए हो, आईआईटी नहीं क्रॉस इंजीनियरिंग नहीं करके गए हो, आईआईएम से एमबीए करके नहीं गए हो, तो आपको काम करना पड़ सकता है ऐसा। कई बार तो आपको गाड़ियां धोते मिलेंगे आपको वहां पर, पेट्रोल पंप में, वहां पर सभी जगह शॉप में काम करते हुए मिलेंगे, किराना स्टोर में, जनरल स्टोर में। क्यों? बिकॉज वहां पर सभी इक्वल हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है वहां पर। हमारे यहाँ का सोच इतना बुरा है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाओ, ठीक है। एक यूएसए में एक बड़ी अच्छी चीज थी कि एक मेरे फ्रेंड थे, अभी आए थे लास्ट ईयर में, चंडीगढ़ में था तो वहां पर आए हुए थे, उनको कुछ बच्चों से वो चाहिए था, मेरे ऑफिस भी आए थे, बच्चों से उनको ये चाहिए था कि क्या सोचते हैं, कैसे पढ़ाई के लिए यूपीएससी के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट भी लिया था, शायद क्लास में भी आए थे मेरे, मैंने उन्हें लाया था क्लास में जब मेरी क्लास चल रही थी उन्हें। वो वहां से हैं, वो पीएचडी कर रहे थे, वहां से पढ़ रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। अब हमारे देश में और वहाँ की उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी चीजें सोच का फर्क है, जब उन्होंने दिखाया उस चीज को समझाया। अपने यहाँ हम हर चीज के लिए सोचते हैं कि अगर ये चीज करेंगे तो बुरा हो जाएगा, बाहर जाके कर सकते हैं। और वो दिखाते हैं कि उन्होंने ये बताया कि सुबह से मॉर्निंग वॉक में जब जाते हैं तो वहाँ लोग स्माइल करते हैं, जानने से मतलब नहीं है, सामने से कोई आ रहा है, आपने स्माइल किया, उसने स्माइल किया, ओके, मतलब इतनी दुख भरी जिंदगी में थोड़ा सा स्माइल हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। बट अपने इंडिया में सामने से कोई फीमेल आ रहा हो या मेल भी क्यों ना आ रहा हो, आप हंस दो थोड़ा सा, रुक रुक इधर आ, बुला लेगा, क्या हुआ, हंस क्यों रहा था, स्माइल क्यों दे रहा था, क्या बात हो गई, मतलब रोक के आपको टॉर्चर करना शुरू कर देगा। और आपने थोड़ा सा भी कमजोर हुए तो पुलिस को बुला के अलग अंदर करा देगा कि मेरी बेटी को देख के, मेरी वाइफ को देख के हंस रहा था। अब पुलिस उठा भी ले, हमारे यहाँ की पुलिस भी ऐसी उठा भी ले जाएगी पुलिस, ये बदतमीजी में आता है, उठा लो इसको। मतलब ये हमारे देश का है सिस्टम। अब वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर ये होता है कि हम इतनी स्ट्रेस में हैं, अगर हम किसी के देख कर स्माइल करते हैं, उसके चेहरे में भी स्माइल आता है, थोड़ी देर की खुशी ही बहुत है इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में। तो ये वहां की सोच है और हमारे यहाँ की सोच डिफरेंट है। कभी हंस के देखना, या तो लात जूते की हो जाएगी, या तो पुलिस उठा के ले जाएगी। इसलिए हंसना गुनाह है हमारे यहाँ देख के, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, लड़की हंस दे तो प्रॉब्लम है, लड़का हंस दे तो भी प्रॉब्लम है, सारे में प्रॉब्लम है। लड़की हंस रही तो उसको सोच लेते इसका करेक्टर खराब है, लड़का हंस दे तो समझो कि छेड़ रहा है। ये हमारे देश का प्रॉब्लम है। तो बड़ा मुश्किल है चीजों को इतनी जल्दी हमारे यहाँ इक्वालिटी बराबर कर देना, ये नहीं आ पाएगा। हमारे माइंडसेट में इतना भर चुका है, हमारे माइंड में इतना भरा हुआ है कि हमें बड़ा मुश्किल है उस चीज को जीना, ठीक है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे बाहर जाके, समझ आ रहा है अभी। चलो आगे चलते हैं फिर। सो प्लेस बर्थ, ये जैसे मैंने बताया कि हर चीज इसमें ये चीजें आ गई, प्लेस बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ये सारी चीजें। एंड दिस प्रिंसिपल, दैट काइंड ऑफ प्रिंसिपल, यानी ये जो आर्टिकल 16 है अपहोल्ड करता है मेरिटोक्रेसी इन द स्टेट सर्विसेज, ठीक है। क्या होल्ड करता है ये? मेरिटोक्रेसी, जानते हो मेरिटोक्रेसी मीन्स मेरिट के आधार पे आपको जॉब मिलती है, कास्ट के आधार पे नहीं, ठीक है। मेरिटोक्रेसी इन दी स्टेट सर्विसेज, state services upholds the
This principle, यानी Article 16, upholds the meritocracy in the state services. Get it? Good. अब आते हैं एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी पे चलते हैं थोड़ा सा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। अगर हम इसमें बात करें एक्सेप्शन इक्वालिटी में, सबसे पहले रेजिडेंस कंडीशन आती है। नंबर वन इज रेजिडेंस कंडीशंस। देखो इसमें रेजिडेंस क्यों आता है, कई बार ऐसा होता है। एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी हम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कहते चलेगा। कि कहीं ना कहीं जैसे कोई स्टेट है, सपोज यूपी, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो। आप जब कोई फॉर्म भरते हो उसमें आता है ना कि अगर बाहर की कैटेगरी के, बाहर से हो और दूसरी कैटेगरी के हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जो वहाँ लोकल होंगे उनको अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। क्यों करते हैं? क्योंकि उस राज्य के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस राज्य के लोग। ये नहीं कि कोई फॉर्म नहीं भर सकता, सब भर सकता है। पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सिटीजन्स, वहाँ के डोमिसाइल वाले, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं, तो ये एक एक्सेप्शन कह सकते हो। तो इसमें ये है। सो देन इट मीन्स कि पार्लियामेंट इसमें क्या कर सकता है? पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। इसके पीछे और भी रीजन है क्यों ऐसा करता है, क्योंकि एक पर्सन चार जगह से ना भर पाए, कुछ ऐसा ना कर, पता ही नहीं चल रहा कहाँ का रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा कौन से स्टेट का है, कहाँ है, रहता कहाँ है, जॉब कौन सी है, कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा? रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, ध्यान से समझना है इसमें, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, लाइक कोई भी ऐसी पोस्ट थ्रू करेंटली ओनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लाइक सच प्रोविजंस ऐसे कुछ कर दे कि इस स्टेट में के यहीं के लोग रहेंगे सबसे पहले। स्टेट सर्विसेज की आप बोल सकते हो उसमें, है ना। स्टेट सर्विसेज कोई भी रख लो, सबसे पहले उन्हीं का अधिकार होता है। तो कुछ रेजिडेंस कंडीशंस इसमें रखी जाती हैं। रेजिडेंस कंडीशन इसमें आ जाती हैं, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, तो करेंटली कुछ भी ऐसे स्टेट में हो, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में वहाँ के लिए कुछ स्पेसिफिक रखा गया था जब अलग किया गया था 2014 में। तो उसमें इसके बाद कुछ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रखी गई हैं, क्योंकि उन्हें बराबर लाने की बात है, इक्वालिटी में लाने की बात कही गई है। तो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इस बैकवर्ड क्लासेस में अगर हम बात करेंगे कैसे क्या है, कैसे द स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर क्लासेस नॉट adequately represented in state services. The state can reserve post for the classes, ठीक है। ऐसा है कि कुछ ऐसी क्लासेस के रिजर्व रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें इक्वालिटी में लाने की बात करें। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि बराबरी में आ पाए, है ना।
इक्वालिटी में आ पाए। वहां है, इक्वालिटी ही है, बट हमें कई बार लगता है कि रिजर्वेशन दे दिया गया है, इक्वालिटी नहीं हो रहा। जनरल के बच्चे बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, नाइंसाफी नहीं है। उन्हें एजुकेशन में, उन्हें चीज़ों में, सर्विसेज में, इसलिए कि अपना स्टेटस, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाएं, कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी, उनका स्टेटस चेंज हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिले, उनके बच्चों को मौका मिले, इसलिए दिया जाता है। उनको भी मौका मिलना चाहिए। थोड़ा कमज़ोर हो सकता है कि जो पैसे वाला है वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया हो अपने बच्चे को, जो कम पैसे वाला नहीं उतना, तो अपॉर्चुनिटी कम से कम रिजर्वेशन के थ्रू पहुंच तो जाएगा वहाँ, मेहनत तो कर रहा है वो। क्योंकि इसलिए नहीं उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि वो किसी उससे, इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि उसको अच्छी जगह पहुंच जाए और उसको सही से सोर्सेस नहीं मिले, तो गवर्नमेंट उससे सोर्सेस प्रोवाइड करने की बात करती है, कोशिश करती है, आगे आने वाली जनरेशन उसकी ठीक हो जाए। ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इसमें इस चीज़ों को देता है। तो लिख सकते हो, दिस स्टेट, द स्टेट, सॉरी, द स्टेट, द स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट, the state can reserve posts for classes not adequately represented in state services। इसके बाद थर्ड इसमें है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी आपको कुछ चीजें एक्सेप्शन टू इक्वालिटी मिलती है। वो उनका अपना एक, रिलीजियस में भी अपनी एक प्रैक्टिस होती है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अपने एक पर्टिकुलर रीजन के लिए सभी लोग करते हैं कि हमारे धर्म का नाम अच्छा हो, चीजें हो, माइंड में उनके बैकअप में तो ऑलरेडी रहता है। इस्लाम चाहेगा इस्लाम में लोग अच्छे हो, पढ़े, हमें बच्चों को नॉलेज हो, इस्लाम क्यों आना चाहिए, क्यों इस्लाम में क्यों अच्छा है, क्योंकि पैदा वही हुआ तो उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हिंदू है तो हिंदू की इन्फॉर्मेशन देख लो, सनातन के नाम पे क्या क्या हो रहा है, वो गलत है। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप गलत को सही कर लेंगे, सही गलत का आप समझ पाएंगे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एक्चुअली। कई बार इतने रिलीजियस, यस बेटा, नहीं वो देखो ऐसा होता है, कई बार होता है ना कि ये ना लोगों को लगे कि पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो कई बार उन बच्चों को उनके एक जो एक उनका फंडामेंटल जो एक राइट है कि अपने रिलीजन के बारे में जाने, उस वजह से उसके लिए वो करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल राइट को आप समझ पाओ अपने, मतलब फंडामेंटल आपके लिए क्या है, आपके रिलीजन में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आपका रिलीजन क्या है। तो कई बार अगर वो आप किसी को अच्छी नॉलेज दे रहे हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें दूसरी तालीम नहीं दे सकते हो। कैमरे लगाए आजकल लगाने लगे हैं, यूपी में खास करके ऐसी चीज़ें हो गई हैं, गवर्नमेंट फंडेड चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कई बार आपको गलत तरीके से भी लेके जाते हैं। बट यह है कि कहीं ना कहीं आपकी जो धरोहर मानी जाती है, जिसे आप कहते हैं ना धरोहर, है ना, हमारे पूर्वजों का है, सिस्टर का, उसको कैरी करने के लिए ये भी जरूरी मानते हैं, ऐसा माना जाता है हमारे उसमें। क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है, देखो कहीं ना कहीं लोग, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कहीं ना कहीं सोचा होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों ने, खास करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही बात कर लें, वो हिंदू में थे। उन्हें लगा हिंदू प्रैक्टिस ठीक नहीं है, अगर हिंदू नहीं समझाया जाता, नहीं पता होता और उनके साथ गलत नहीं होता, तो उन्हें कैसे पता चला हिंदू खराब है। फिर उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, उन्हें बुद्धिज्म अच्छा लगा, सो उन्होंने मान लिया। बल्कि उन्होंने जिस लड़की से शादी की वो ब्राह्मण थी, अपना बुद्धिज्म बुद्धिस्ट बन गए, बट शादी ब्राह्मण लड़के से की। और उनकी जो तीन बहनें थी उन्होंने अलग से क्षत्रियों के साथ शादी की, अब ब्राह्मणों के साथ शादी की, वो अलग है। क्योंकि उनको ये नहीं है कि कोई ऐसा, उनको ये है कि कोई भी चीज हमें कैसी लग रही, हमें मौका होना चाहिए समझने का, पढ़ने का रिलीजन के बारे में, कि हाँ ये रिलीजन हमें एक ऐसा लग लिबरल है, समझाता है, अच्छी चीज बताता है। अभी मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता भी, एक सीरियल था किसी का, बुद्ध बुद्ध के ऊपर सीरियल बना था टीवी पे, और उसका एक्टर जब उसके ऊपर काम कर रहा था और जब यहाँ से शूटिंग के लिए वो श्रीलंका गया,
क्योंकि श्रीलंका में बुद्धिज्म अच्छा खासा है, और वहां से आने के बाद वो बुद्धिस्ट बन गया, हिंदू से कन्वर्ट कर हो गया अपने आप। उसको इतनी अच्छी चीज, आइडियोलॉजी अच्छी लगी, चीजें अच्छी लगी, तो वो इंस्टीट्यूशन नहीं में शायद नहीं मिला था, और जब उसको जिया उसने तो वो इंस्टीट्यूशन की चीजें ही उसको मिल गई, जीने के, पढ़ाई की, उसके बारे में समझा, वो प्ले किया, तो उसको लगा कि यार इट्स गुड रिलीजन ना, सीधा सीधा आप ये कह दो, बहुत अच्छा रिलीजन, चीजें ऐसे, ठीक है, गेट इट। तो ये है, और कुछ नहीं, रिलीजन, रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के क्यों है इसे रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल पोस्ट, रिलीजियस आर डिनोमिनेशनल पोस्ट can require the incumbent to belong to a particular religion। कई बार रिलीजन का ये भी होता है कि कई बार बच्चे आते हैं तो अपने अपने धर्म के बच्चों को लोग पढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाते हैं, कि कम से कम उनको फंडिंग चीज़ें आगे, बच्चा अच्छा है तो वहाँ से निकाला और उसे दूर भेजा, उसे पढ़ने के लिए उसे फंडिंग दी गई, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक रिजर्वेशन के हिसाब से हमने आर्टिकल 15 की क्लॉज नंबर 6 पर हमने पढ़ा था, 1/3 अमेंडमेंट, दैट इज कौन सा, 10% कोटा, अप टू 10%, ठीक है, अप टू 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस किया, ये कब हुआ, 2019 में। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, ये पढ़ लेते हैं, इसी के अंदर है। मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले स्टार्ट कैसे क्या है इसको ध्यान से समझ, 1979 की बात है। 1979 द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी मंडल कमीशन इसे हम कह सकते हैं, इसने आइडेंटिफाई किया, जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया इन 1979 में, कि लगभग 3743 बैकवर्ड कास्ट ऐसी हैं, कास्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई, इतनी बैकवर्ड कास्ट्स हैं हमारे देश में, कितनी, 3743 कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ध्यान से समझना इसको, आइडेंटिफाई की इस कमीशन ने। पैरामीटर इसके क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इनकम, इनकम वही तो है क्रीमी लेयर है। जब आप एक पर्टिकुलर, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस का रखा गया, अगर 8 लाख से ऊपर है इनकम आपकी, तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये अभी अच्छा है कि SC ST में नहीं गया ये, ओबीसी में है ये, ठीक है, ओबीसी में, जनरल में, जनरल में जो 10% का दिया गया है किसी भी ईडब्ल्यूएस को, उसमें है ये। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग, इसमें ये हुआ कि क्या करना चाहिए, 52% इसमें ऑफ द पॉपुलेशन, एक्सक्लूडिंग SC ST अगर देखा जाए, तो इसमें ये कहा, देखा गया कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन है ये, एक्सक्लूडिंग SC ST, ध्यान से उनको हटा दिया जाए तब इतने परसेंट पॉपुलेशन इनकी मानी जा सकती है, ठीक है। ये मत कर देना SC ST की रिजर्वेशन में सर ये भी है 52%, नहीं, सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही, 52% ऑफ द पॉपुलेशन। इट रिकमेंड, मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि इसमें क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकमेंडेशन, 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहिए, यानी ओबीसी को देना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन गवर्नमेंट
जॉब्स। तो ये क्या करेगा, कैप्ड एट 50% टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा। 50% टोटल रिजर्वेशन बन जाएगा, 27 इनका हो जाएगा, बाकी का SC/ST था, तो टोटल 50% ये हमारा बन जाएगा। सभी सभी रिजर्वेशन को काउंट किया जाए एक साथ। हाँ, वही वही वैसी का कोड की ही बात करें, वही टोटल 50% रिजर्वेशन बन जाएगा, इसमें कैप्ड करेगा। इसी से 27% इसका रखा गया है इसमें। 27% सिर्फ OBC के लिए। तो मतलब मंडल केस ने फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ इसके बाद जुडिशियल लेजिस्लेटिव एक्शन हुए इस पे। ठीक है, जैसे आप जुडिशियल रिव्यू की बात की ना, वही। जब जुडिशियल रिव्यू हुआ तो मंडल केस ने, मंडल केस 1992, अगर मंडल केस की बात करें 1992 में, SC अपहेल्ड 20% रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन विद कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस 1992 में क्या किया, इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 27% OBC रिजर्वेशन विद कंडीशन। ठीक है, विद कंडीशंस। लेकिन इसमें उनके लिए, इसमें क्रीमी लेयर बाहर है अभी, ध्यान से समझना, क्रीमी लेयर एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर। फिर इसके बाद इसमें ये रखा गया, इसी इसी उसमें, नो रिजर्वेशन, ध्यान से, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, इन प्रमोशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सी चीजों को हम बोले एक्सेप्ट करें, इसके अलावा, किसके अलावा, SC/ST के अलावा, वाया 77th एंड 85th अमेंडमेंट। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन नहीं किया जाएगा, नो रिजर्वेशन में कोई ऐसा नहीं होगा तो लेकिन SC/ST को छोड़ है। प्रमोशन में रिजर्वेशन किस में कौन से न्यूज़पेपर में दिया था? SC/ST के लिए हो सकता है, उसमें SC/ST का कैटेगरी का रहा होगा है। तो वो तो लिखवा ही रहा हूँ ना, एक्सेप्ट SC/ST, बाकी में नहीं कर सकता। इसको छोड़कर बाकी में नहीं कर सकता, इसको कर सकता है। सही समझ आ गया, इसीलिए वो यही आया होगा। हाँ, अ टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अनफिल्ड वैकेंसीज could carry forward but must adhere to the 50% rule। लेजिस्लेटिव माइलस्टोन की बात कर लें, 76th अमेंडमेंट हुआ, 81 अमेंडमेंट हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसमें। ठीक है, तो खास करके पहले लेजिस्लेटिव माइलस्टोन्स डाल दो। लिया, लेजिस्लेटिव ने क्या किया, इसके लिए काम क्या किया, ये सबसे पहले 81 यानी 81st अमेंडमेंट, ये कब हुआ, 2000। इस अमेंडमेंट में, और दूसरा अमेंडमेंट एक और हुआ था इससे पहले, जस्ट 76 अमेंडमेंट 1994। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें करें तो इसमें यह है, इसमें आपने एक बार शायद आपने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने पूछा था मुझे, तमिलनाडु से रिलेटेड एक किसी कास्ट को लेकर। पर्टिकुलर कास्ट को भी इसमें रिजर्वेशन में दिया गया था, तो इसलिए तमिलनाडु में जानते हो 69% रिजर्वेशन लॉ है। अगर इंक्लूडिंग तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु का 69% लॉ का
तमिलनाडु का इंक्लूड कर लें 9 शेड्यूल तो सील्ड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू में, तो ये जाके 69% रिजर्वेशन हो। तमिलनाडु में कुछ पर्टिकुलर कास्ट या उसके लिए कम्युनिटी के लिए शुरुआत की गई थी वहाँ पर, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड इसका रूल है कुछ, तमिलनाडु रिजर्वेशन की बड़ी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। तो मे भी आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा। आपने तो नहीं पूछा है? हाँ, परसेंटेज की बात कुछ हुई थी मे भी, कुछ ऐसा किसी कास्ट को लेकर ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बैकवर्ड तमिलनाडु की अगर हम बात करें 69% को अगर अलग अलग करें, ब्रेक डाउन करें इसको, तो 69% तमिलनाडु को क्यों रखा गया है इसमें। बैकवर्ड क्लासेस को इसमें 26.5% मिला है। बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स को इसमें 3.5% रिजर्वेशन है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड डिनोटिफाइड कम्युनिकेशन यानी डीएनसी, आप इसे बोल सकते हो, या एमबीसी कर दो इसमें, इसको 20% मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट को 18% है, शेड्यूल ट्राइब्स को 1% है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये एक तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू इसमें रखा जाता है, और ये खास करके हमने डिस्कस तो अभी यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं ओवरऑल, वैसे हमने डिस्कस किया था किसी कास्ट को लेके, किसी एक कम्युनिटी को लेके शायद डिस्कस हुआ था हमारा, शुरुआत हुई थी। तो मे बी, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक हमारा तमिलनाडु का 69% को कैसे तमिलनाडु में बांटा गया। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये 77th में ये है, फिर 76th में इंक्लूड तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन लॉ, लिख लो इसमें रिजर्वेशन लॉ इन द 9th शेड्यूल टू सील्ड इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एंड 81st अमेंडमेंट में अगर लिखें, 81st अमेंडमेंट में अलाउड सेपरेट बैकलॉग वैकेंसीज, अलाउड सेपरेट बैकलॉग वैकेंसीज exempting them from the 50% ceiling, exempting them from the 50% ceiling। तो बाकी का एक है कि मैं आपको कुछ केसेस भेजूंगा, केसेस तो बहुत सारे केसेस हैं, मैं नाम चाहे लिखना हो लिख दूं आपको, हर चीज में आया हुआ है। तो ये आप देख लोगे, फिर 17 में हम चलेंगे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ये। और ईडब्ल्यूएस का तो आपको मैंने बता ही दिया, आप कहीं भी ईडब्ल्यूएस का हो या आप ओबीसी में जाएंगे, तो उसके लिए हमारा क्या है, 8 लाख पर ईयर से ऊपर होना चाहिए आपका, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर 8 लाख से नीचे है, लोअर देन 8 लाख पर ईयर है फैमिली इनकम, तो आप रिजर्वेशन में आ जाएंगे, ठीक है। गेट इट। और ओनिंग सिग्निफिकेंट लैंड होल्डिंग और अर्बन प्रॉपर्टीज हो आपके पास है, अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है या नीचे है, फैमिली इनकम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, रिजर्वेशन पाने का सभी का, पहले तो वो पॉइंट लिख लो। नंबर 1 इज फैमिली फैमिली इनकम बिलो 8 लाख पर ईयर, ये होना चाहिए। नंबर 2 इज एक्सक्लूड्स दोज ओनिंग दोज ओनिंग significant land holding or urban properties, land holding or urban properties। Next point is benefit. Third is benefit applied to general categories applied to general category individual meeting economic criteria, ठीक है, 103rd के थ्रू, ठीक है। इसके बाद मैं लिस्ट भेजूंगा उसकी, या अभी मैं अगर टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले करंट सिनारियो अगर रिजर्वेशन का प्रमोशन की बात करें, तो ये भी केसेस है वैसे, तो इसमें वैसे बताने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन द 2006 में नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट हुआ था, इसमें इस्टेब्लिश किया गया था क्रीमी लेयर फिल्टर फॉर SC/ST एम्प्लॉयज इन प्रमोशन में हो सकता है, और लेकिन ओबीसी नहीं आ सकता है।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा की अगर बात करें तो उसके लिए भी इन्होंने रखा कि SC/ST कैटेगरीज टू जस्टिफाई ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये भी रखा गया इसमें। एक्सेप्शन इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्रीमी लेयर फिल्टर डज नॉट अप्लाई टू SC/ST, जो क्रीमी लेयर में होगा वो SC/ST में नहीं जाएगा, कंडक्ट ड्यूरिंग द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये पॉइंट को लिख लो, कई बार आपके उसमें आ जा सकता है। Exemption in direct requirement, recruitment, not requirement, recruitment. The creamy layer filter does not apply to SC/ST, apply to SC/ST candidates during direct requirement process. During direct requirement process. ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हो गई आपकी। क्या इसमें होना चाहिए, बहुत आर्गुमेंट इसकी बहुत सारी चीजें दी हैं मेंस के रिगार्डिंग, केसेस है कुछ इसमें, तो मैं केसेस आपको बस केस याद रखने के लिए मैं कहो तो मैं केसेस के नाम में लिखवा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लिखोगे नहीं। उसके बारे में पढ़ जरूर लेना, ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझसे बता देना, तो मैं उसका कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट कुछ बनाकर उसे बनाकर ये लिख कर उसको भेज दूंगा। जैसे एक केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम, ये तो हमने पढ़ा भी है ना पहले, चंपाकम दोराई राजन, राइट, पढ़ा ना हमने, ये आर्टिकल 15 के उसमें पढ़ा था, आर्टिकल 15 वो केस भी इसमें एक पॉइंट को रख सकते, पहला केस। नंबर 2, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, ये केस आपको। थर्ड है इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 2005, ये इसमें आया। 4 अभी जैसे मैंने जैसे डिस्कस किया, M नागराज, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। 5 number is अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। 6 number, that is society are unaided private schools of Rajasthan, society for unaided, sorry, unaided private schools of Rajasthan versus यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ, 2013। फिर एक है सी में केस, यहाँ तक हो गया। ओके, कर लो आप, मैं फिर जहाँ पर स्कूल का है इसका मतलब एजुकेशन है, तो आर्टिकल 21 तुरंत आ जाएगा, ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन एक्ट तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में बट तुरंत आप कैलकुलेट किया करो, कोई भी ऐसी चीज हो तुरंत उसको उसके साथ जोड़ना है, लाना है। हो गया, चलो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। पॉइंट, जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 केस।
ठीक है, नेक्स्ट केस अगर हम बात करें इसी में, दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी एक्ट 2018। ठीक है, अब इसके बाद कुछ यहाँ पर आर्गुमेंट्स हुए इन फेवर एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आर्गुमेंट्स का भी मैं आपको, इन्हीं में है आर्गुमेंट्स वैसे। तो आर्गुमेंट्स फेवर में, आर्गुमेंट्स इसमें अगेंस्ट, ये आपको सोचना है पहले, इसके बाद मैं इसकी आपको बताऊंगा इसके बारे में कि फेवर में क्या क्या चीज़ें हो सकती। फेवर में जैसे आप ये देख लो, इकोनॉमिक कंडीशन, ईडब्ल्यूएस, दैट इज फेवर में, ये चीज़ें अच्छी हैं, मतलब रिजर्वेशन के इकोनॉमिक स्टेटस के फेवर में है कि नहीं, कि भाई इकोनॉमी स्टेटस में कोई भी कमजोर हो सकता है, किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का, किसी भी उसका हो सकता है, तो 10% हम उसके हिसाब से उसको दे सकते हैं। ठीक है, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी उसमें हो। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कंसर्न बहुत जरूरी है इसे, और ईडब्ल्यूएस कोटा इसलिए आया है इसमें। लेकिन ईडब्ल्यूएस का अगेंस्ट इसके क्या हुआ, इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंक्लूसिव बाय द एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज नॉट कन्फाइंड टू कास्ट, ये ठीक है इसका, जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, बट कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस डेफिनेशन इज टू ब्रॉड, बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दी गई। इसमें सभी को रखा गया है, मालूम है आपको, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम भी होगा, जनरल में होगा वो भी लेगा, किसी को भी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी आ सकता है। इसमें कहा गया कि बहुत ब्रॉड है, ग्रुपिंग फैमिली की भी बात है, पावर्टी की बात है ऐसे इसमें। और इसमें हम सिर्फ नो पॉपुलेशन बेस्ड रेशनल, इसमें कोई पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, तो इसमें बेनिफिट कैसे कोई उठा पाएगा पर्टिकुलर, इसमें सभी लोग आ जाते हैं इसमें। हमने पता लगे 10% में ईडब्ल्यूएस में 10 सीट रखी है, लेकिन पॉपुलेशन तो डिफाइंड ही नहीं है, जैसे एससी के लिए डिफाइंड है, ओबीसी के लिए डिफाइंड है, बट इसमें तो डिफाइंड ही नहीं है कि कौन सी कास्ट, कौन सी वो, कौन सी कम्युनिटी, कौन सी क्या है, इसमें तो अनलिमिटेड है। तो ये अगेंस्ट हो गया, ऐसी चीज की आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, ठीक है, सोचना है एक बार क्या क्या चीज हो सकता है। और कोई डाउट? फिर आपका 17 कल स्टार्ट करेंगे। 17 अभी करा दें, बैठ जाओगे, 10 बजे तक चलेगा फिर। ओके, सभी लोग रेडी हैं? ओके, और आप बेटा, पक्का ना? ओके, चलो फिर करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 17 पे, एवोल्यूशन ऑफ क्या है ये, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अवोल्यूशन है इस चीज का, अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई। अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जब हम डिस्कस करते हैं, ये बल्कि ये बड़ा छोटा सा है, ये हो भी जाएगा, कोई ऐसा नहीं, अगर होगा तो हम 18 भी कर लेंगे, थोड़ा जल्दी होंगी चीजें, निपटेंगे। तो इसमें क्या है, अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जानते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत? छुआछूत जिसे हम मानते थे पहले, गांव में चलता था, आज भी चलता है बहुत जगह गांव में, हमारे गांव में तो चलता है, बाकी का पता नहीं, लोग कह दें कि हमारा गांव बड़ा एडवांस हो चुका है वो अलग बात है, लेकिन गांव में चलता है। ठीक है, अगर मेरे गांव में चल सकता है तो ऐसे बहुत जगह गांव में चलेगा, चल रहा होगा मे बी। खैर, इस चीज़ को, तो इसमें ये था कि आर्टिकल 17 के अंदर कोई भी चीज़ें, जैसे हमारा आर्टिकल 15 में दिया हुआ था, वेल, पार्क, पब्लिक प्लेसेस में आप किसी को मना नहीं कर सकते बैठने से, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी है अनटचेबिलिटी का भी, यहाँ पर भी वही, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वही है, इक्वालिटी की बात यहाँ पर इस चीज़ की बात कही गई है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि abolishes untouchability and forbids
इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में छुआछूत सिस्टम नहीं रख सकते हैं आप, अबॉलिश किया जाएगा, खत्म किया जाता है। आर्टिकल 17 ये इस चीज को बताता है। गेट इट? किसी भी फॉर्म में आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। आप ये कहो कि नहीं, हम इसमें नहीं रख सकते उनको। अगर गुरुकुल में भी, वो धार्मिक जरूर है, लेकिन अगर गुरुकुल में भी बच्चा एससी का पढ़ना चाहता है, एसटी का पढ़ना चाहता है, तो वो भी जाके पढ़ेगा, मना नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि हिंदू धर्म का है ना, कोई ऐसा तो है नहीं रिलीजन की वो नहीं हो सकता है, कर सकता है, जा सकता है। तो इसमें यही आया है कि ये अबॉलिसिस करता है, अबॉलिसिस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है। एंड इट इज अब्सोल्यूट विद नो एग्जम्पशन, exceptions, sorry, no exception, and applies to both private and individual and the state, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, या स्टेट हो, किसी में भी ऐसा, सभी में अप्लाई होगा। किसी एक पर्टिकुलर, आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाओ, तो ये प्राइवेट कंपनी में जाओ, तो वो कभी ये थोड़ा ना कहेगा कि आप कौन सी कास्ट से हो। वो आपकी डिग्री चेक करता है, मेरिट चेक करता है, और आपकी वर्क एक्सपीरियंस चेक करेगा, लेकिन आपकी कास्ट के हिसाब से नहीं रखेगा। वो कुछ केसेस अपवाद होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं ले रहा, चीजें नहीं होती, वो अलग बात हो गई कि आपके एरिया में हो और आप कहो कि नहीं सर ऐसा है, नहीं, आप उसमें कर सकते हैं, चीजें हो सकती है, ठीक है, कंपनी में ऐसा वो कर सकते। दूसरा है इन्फोर्स्ड, सेकंड इसी में पॉइंट है, ये लिख लोगे या मैं लिखाऊं इसको? अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म, ठीक है, हैव यू डन? एंड इट इज एब्सोल्यूट with no exceptions, with no exceptions, and article 17 applies to private, both private individuals and the state, private individuals and the state, sorry, individual कर रहा हूं, private individuals and state। समझ आ गया? इसी के साथ साथ इसमें एक पॉइंट और लिखे अगर हम इसको, कि इन्फोर्स्ड थ्रू द प्रोटेक्शन। अभी क्यों ऐसे, कैसे इन्फोर्स कैसे हुआ ये? इन्फोर्स्ड कैसे कर सकते हैं? ऐसे पब्लिक तो मानेगी नहीं, इसके लिए कुछ एक्ट लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहा है पब्लिक मान जाए, बड़े इम्पॉसिबल चीज होती है। तो इसको इन्फोर्स किया गया, किसके थ्रू इन्फोर्स किया गया? थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ, यहां पर लिख देता हूं, सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, which penalizes discrimination arising from untouchability, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है, अराइज होती है, तो कैसा होगा? उसे पेनाल्टी लगेगी, पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। एंड द टर्म अनटचेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द एक्ट, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। एक अभी मैं आज ही एक बच्चे के साथ बैठा था मेंटोरशिप में, जो ऑफलाइन में है मेरे, उसके साथ बैठा था, तो उसने यही चीज, उसने एक रिलीजन से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी को, हाँ, माइनॉरिटी टर्मिनोलॉजी को उसने दिखाया कि माइनॉरिटी टर्मिनोलॉजी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। हम रीजन के नाम पे, लिंग्विस्टिक के नाम पे माइनॉरिटी दे देते हैं, है? नहीं, वो इसलिए हो जाता है कि हाँ भाई, इसे हम अनटचेबिलिटी में रख रहे थे, तो इसमें ये कास्ट है, ये चीजें रखी गई हैं, बस खत्म, दैट्स इट।
ये चीज याद रखना है, उसके नाम पर है, इनके साथ छुआछूत हो रहा है। तो इस कम्युनिटी को रख लो। अब किस बेस पे हो रहा था, अगर वो देखो इसके पीछे लॉजिक है, क्यों नहीं रखा उन्होंने, ये ध्यान रखना है इस बात को। अगर वो रख देगा ना, तो अभी कम दंगे हो रहे हैं, कल के दिन बच्चा जानेगा कि अच्छा मेरे दादा परदादा को साथ ऐसा लोगों ने किया है, इसलिए हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। वो वायलेंट हो जाएगा, पढ़ने के बजाय नफरत करेगा समाज से। इसलिए टर्म को वहां पर वो नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया। और दूसरा, एक कहीं ना कहीं डिग्निटी भी ह्यूमन की है। अगर हमने उसको डिफाइन कर दिया, इसका मतलब हमने ऑलरेडी उसको नीचे समझ लिया। समझ आ रहा है? अगर आप मेरे पास आओ और आपकी कास्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, और सपोज करो कि दूसरे कास्ट के लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कास्ट अच्छी है तो आपको बुरा, अच्छा मैं आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बाकी लोगों के सामने बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसा आपको इंटेंशन लग रहा है कि यार ये मेरी कास्ट के बारे में बुराई कर रहा है क्या, ये मुझे डोमिनेट करने की बात कर रहा है, तो आपको बुरा फील होगा। इसलिए इसमें वर्ड नहीं रखा जाता। टर्म अनटचेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द एक्ट, ये दोनों में डिफाइन नहीं किया गया। इस पॉइंट को रख लो इस पे, ठीक है। रीजन होते हैं, लॉजिक्स होते हैं इसके, क्यों नहीं रखा जाता। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ इसमें डाउट तो नहीं ना अब? नहीं है। ओके गुड। किसी के साथ हो सकता है यार। अब देखो आज की डेट में पैसे के हिसाब से अनटचेबिलिटी बढ़ गई है। पहले चलो समाज कास्ट के हिसाब से थी, आज की डेट में तो पैसे के हिसाब से है। आप अपनी फैमिली में देख लो, आपके परिवार में रिलेशन में देख लेना, अगर कोई गरीब है ना, तो उसके बच्चे को तुरंत बोल देंगे तुम यहाँ कैसे घुस गए, तुमने कैसे देख लिया, यहाँ कैसे गए तुम घुसे। और वही अगर वो रिच फैमिली से है, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपको लगता है कि इससे बेनिफिट है, उसको कहते हैं अरे नहीं बच्चा है, गलती हो गई यार, रहने दो, छोड़ दो। यहीं पर ये फर्क आ जाता है, समझ, डिस्क्रिमिनेशन समझ आ रही है आपको। तो समाज में क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आप इस चीज को देखो आप। तो ये इसमें एक मामला इसमें बनता है, चीजें ऐसी बनती हैं। एंड एससी यानी सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड एट दैट अनटचेबिलिटी रिफर्स टू हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटीज। क्या है? रिफर्स टू हिस्टोरिकल, ये सभी को मालूम है हिस्टोरिकल हमारा क्या चीजें थी, हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटीज एंड नॉट पर्सनल डिस्प्यूट। ठीक है, नॉट पर्सनल। ये कब दिया जजमेंट, ये कैसे दिया था, कब दिया था इन्होंने? जब मैसूर हाई कोर्ट रूलिंग के उसमें दिया था इन्होंने, डिस्प्यूट हुआ था, मैसूर हाई कोर्ट रूलिंग। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है तो वही बेसिक चीज, बात तो वही हिस्ट्री वाली आ गई ना, बट इस चीज को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करने की बात करी, समझाने की बात करी। ऑफेंसेस अंडर द एक्ट है, इसके अंदर के एक्ट के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस है उस चीज को समझना है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर। एक सेकंड रुकेंगे आप।
सॉरी, समझ आ रहा है ना चीजों को? कोई नहीं है सो मुझे बताते जाना, ठीक है? ऑफेंसेस अब पढ़ते हैं इसमें। ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। एक्ट के अंदर ऑफेंसेस, इसमें है एक्ट्स में पनिशेबल है। एक्ट ये बहुत हमारा है, पनिशेबल भी है, पेनाल्टी भी है। इसके अंदर ये है कि सिविल राइट, यानी सिविल राइट के लिए प्रोटेक्शन की बात कही गई है इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली दिस एक्ट इज, कैसा है? एक्ट आर पनिशेबल, पनिशेबल। नंबर फर्स्ट, देखो इसमें डिनायल ऑफ एक्सेस। कब होगा ये पनिशमेंट? डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। ठीक है। रिफ्यूजिंग एंट्री टू हॉस्पिटल, अगर कोई बंदा जा रहा है हॉस्पिटल में, एंट्री बंद कर रहे हो उसका, और आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बंद कर रहे हो, या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो वहां पर अगर उसको एंट्री मना कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको ऑफेंस आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, ये चीज नंबर वन। नंबर टू, प्रोहिबिशन ऑन वर्शिप, जो आप अभी बात कर रहे थे ना उसकी, सबरीमाला वाला, कल परसों, सेम ये है। यानी पब्लिक रिलीजियस प्लेस में वर्शिपिंग से किसी इंडिविजुअल को नहीं रोका जा सकता। ठीक है। अगर मैं अपने धर्म के मंदिर में अपने उसमें जा रहा हूँ, मे भी दूसरे धर्म में हो सकता है, उसके अपने क्राइटेरिया होंगे, लेकिन मेरे अपने धर्म में अगर मैं हूँ, हिंदू हूँ, तो हिंदू टेम्पल में मुझे कोई रोक नहीं सकता। फीमेल है सो कोई लड़की अगर आ, वो अपने उसमें मेंस्ट्रुअल में चल रही है, तो वो भी कहीं जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसमें कि भाई नहीं, सबरीमाला में जैसे एंट्री नहीं है ना। सो एक है इसमें, तो उन चीजों को लेकर नहीं मना कर सकते। थर्ड, डिसेबिलिटीज इन यूजिंग पब्लिक रिसोर्सेस मना कर नहीं कर सकते हो, ये पब्लिक रिसोर्सेस लेने में ये कर सकते हो, इसमें लिख लो डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज इन यूजिंग पब्लिक रिसोर्सेस। आप सब यूज कर सकते हो, रिजर्वियस यूज कर सकते हो, पानी पी सकते हो कहीं पर जाके रोड में, क्रीमेशन ग्राउंड यूज कर सकते हो, सोप्स यूज कर सकते हो, होटल में जा सकते हो, कोई अदर पब्लिक सर्विसेज में जा, ये नहीं। पहले क्या होता था कि जैसे कोई मर गया तो उसको वहां नहीं जलाया जाएगा क्योंकि अदर कार्ड, अब जला सकते हो, आप उसको क्रिमेशन करा सकते हो, रोड पे कोई यूज कर सकते हो, टैप पानी आप भर सकते हो किसी से, रिजर्वियर्स कुछ ऐसे हैं जहाँ तालाब वालाब कहीं एक्सेस ना हो, वहां हो सकता है, किसी दुकान पे आप जा सकते हो, हर जगह पर अब ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट इसमें, यहां तक पॉइंट आ गया, अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखना है, एक्सपांडेड स्कोप ऑफ द एक्ट। ये अमेंडमेंट किया गया इसमें और स्कोप इसका बढ़ाया गया। एक्सपांडेड scope of the act 1976 amendment. The act was broadened to include, इसमें और भी चीजें इंक्लूड की गई, जैसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो किसी का, पहले इंसल्ट वर्ड नहीं डाला गया था, लेकिन जब 1976 अमेंडमेंट हुआ तब उसमें 97 में 1976 में जब अमेंडमेंट हुआ उसमें दे दिया गया कि आपको अगर इंसल्ट भी कोई करता है, ह्यूमिलेट भी करता है, खास करके शेड्यूल कास्ट को, बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी, तो आप पनिशेबल हो जाएंगे। ठीक है, इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग ऐसा कुछ करते हो तो आप इसके तहत आप जेल जा सकते हैं, आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, गेट इट। नंबर टू, इसमें एक तो पहला ये इंसल्टिंग बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी, नंबर टू इज प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, advocating untouchability directly or indirectly,
मतलब आप ऐसा कोई भी उपदेश नहीं दोगे जिसमें से अनटचेबिलिटी टचेबिलिटी को डायरेक्ट आप उसमें बता रहे हो। जैसे कि कोई भागवत कथा सुना रहे हो, भगवत कथा आजकल बड़ा चलता है, रामायण की कथा सुना रहे हो, कुछ भी सुना रहे हो, उसमें आप SC ST को आप टारगेट करके किसी कम्युनिटी किसी कास्ट को टारगेट करके उसके साथ आप कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हो या अनटचेबिलिटी का कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे हो, तो वो भी नहीं इसमें आएगा। ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। अगर करते हैं तो आपके अंदर केस, आपके ऊपर केस लग जाएगा। ठीक है। एक थर्ड इसमें जस्टिफिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कि सपोर्टिंग अनटचेबिलिटी ऑन हिस्टोरिकल फिलोसफिकल रिलीजियस ग्राउंड पर अगर आप हम क्या करें कि अगर जस्टिफिकेशन अनटचेबिलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कई बार होता है ना कि हम अनटचेबिलिटी में नहीं आते यार, वो जमाना चला गया, अब नहीं है ऐसा। फिर मैं हिस्ट्री सुनाना कर दूं, फिलोसफी बताना शुरू कर दूं, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी कास्ट में ऐसा होता था, उस जमाने पे हम लोग ऐसा करते थे, तुम ऐसा करते थे हमारे साथ। एक ये कहीं ना कहीं उसको आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो अनटचेबिलिटी को, वो भी गलत हो जाएगा। सपोर्ट नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। ठीक है। अब इसमें पेनल प्रोविजन है क्या चीज, आपको दंड मिलेगा कितना और कैसे मिलेगा। नंबर वन इज पनिशमेंट में ध्यान से समझना। फर्स्ट कन्विक्शन है आपका, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों हो जाएगा, जेल और फाइन साथ में। और जेल कब कब तक की हो सकती है ये, 1 से 2 साल की, और विद हायर फाइन। डिफामेशन हो गया ना उसके तरीके से, उसको अगर ह्यूमिलेट कर रहे हो, इंसल्ट करो, डिफामेशन का केस लग जाएगा। नंबर टू इज डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन में इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एंड barred from contesting election to the union or legislature state legislature। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आप कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ करते हो अनटचेबिलिटी के नाम पे कुछ ऐसा करते हो तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आप वहां से आप चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लड़ने पर भी नहीं कर सकते हो किसी के साथ, और कोई अगर है MP MLA बना हुआ है तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। ठीक है, और उसे बैन भी किया जा सकता है। होता नहीं है वो अलग बात है। जैसे अभी एक थोड़ा सा मामला आप देख लो एक बार, एक आया था ना बीच में, कितना मुद्दा उठा था जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो बोल दिया अमित शाह जी ने कि ये अंबेडकर 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 रटते हो, कभी अगर भगवान का नाम लिया होता तो इतने में आपको स्वर्ग मिल गया होता, बोला था ना लास्ट ईयर स्टेटमेंट। 24 में है, 25 में ऐसा कुछ था, ये स्टेटमेंट आया था, राइट। कितना तेजी से वायरल हुआ ये। तो ये एक तरीके से, लेकिन उन्होंने अनटचेबिलिटी का वर्ड उसमें अनटचेबिलिटी के नाम पे नहीं उन्होंने बोला था बेसिकली। क्या उनका इंटेंशन, उन्होंने अपना बताया कि मेरा इंटेंशन कुछ और था, मेरा इंटेंशन था कि आप काम कर लो, कुछ चीज़ अच्छी कर लो, सिर्फ अम्बेडकर के नाम पे ही जीते रहोगे। सो उसमें अम्बेडकर जी का ये नहीं था कि उसमें कोई कास्टनिज्म में कुछ ऐसा था, तो इस वजह से उन्होंने फिर उनके ऊपर एक्शन, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, बल्कि लोगों ने डिमांड की थी इसके लिए। ठीक है। इसके बाद इसमें है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, लिख लिया ना इसको, पहले वाले को। ओके। इफ अ शेड्यूल कास्ट मेंबर फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, यहां तो लिख सकते हो उसमें पहला पॉइंट, इफ शेड्यूल कास्ट मेंबर फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, अगर फेस करता है तो कोर्ट प्रिज्यूम गिल्ट अंडर द एक्ट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, कोर्ट प्रिज्यूम गिल्ट अंडर द एक्ट, कौन सा एक्ट, 1955, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। नंबर टू इज Number two is this statutory presumption, this statutory presumption strengthens the act effectiveness in addressing
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब आता है हमारा आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ कोई न राजा है न रंक है, सब बराबर हैं, कोई नौकर गुलाम यहाँ नहीं मिलेगा आपको। सबकी बराबर अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी डिग्निटी है, कोई टाइटल के नाम से नहीं जा सकता राजा साहब। वो बात अलग है कि हमारे देश के माइंड में ऐसा बैठ चुका लोगों में कि मान लेते हैं, जैसे सिंधिया, जानते हो ना सिंधिया जी को? ग्वालियर के हैं, इस समय उड्डयन मंत्री भी हैं, ज्योतिराज सिंधिया पूरा नाम है उनका। वो बल्कि कहते हैं कि ऐसा हम मैं नहीं मानता ऐसी चीजें, लेकिन लोग उन्हें वहां के आज भी राजा ही मानते हैं, राजा साहब ही कहते हैं उन्हें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा उसमें, इन चीज़ों को लेकर हम उसमें बोल सकते हैं। तो इसमें ओवोल्यूशन की बात है कि इक्वालिटी, महाराजा, राज दरबार, ये सब चीज़ें बैन की जाएंगी। एकेडमिक मिलिट्री डिस्टिंक्शन को छोड़कर देखा जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर, भारत रत्न, पद्म विभूषण को छोड़कर, अवार्ड हैं ये, टाइटल्स नहीं है। लेकिन टाइटल यूज नहीं कर सकता, अवार्ड मिल सकता लेकिन टाइटल यूज नहीं कर सकता। ठीक है। और क्रिटिसिज्म ऑफ अवार्ड का हुआ था कि अवार्ड पद्म श्री नाम ले देते हैं आगे, तो पद्म इसीलिए बोला गया था कि आगे नहीं लगा सकते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी कुछ हुई है, इसमें कंट्रोवर्सीज हैं जिसे हम कल बात करेंगे। और कल हम एक काम करेंगे, कल थोड़ा सा इसका है आर्टिकल 19 थोड़ा बड़ा रहेगा। आर्टिकल 19 क्या, राइट टू फ्रीडम में सारा आ जाएगा। और कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे ही टाइम आपने देना शुरू किया तो कल हम आर्टिकल 19, 18 तो जरा सा ही है, आर्टिकल 18 एंड 19, 20, 21, 22, कहाँ तक है फ्रीडम का मालूम है आपको? राइट टू फ्रीडम 22 तक, तो 22 तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये हमारी चीज़ें हैं, फिर चीज़ें हैं थोड़ा सा, मतलब ये हम इस वीक हम कंप्लीट कर देंगे इसको। वीक हो सकता है 2-3 दिन में, हो सकता है 4 दिन में, थोड़ा सा अगर 2-2 घंटे हम करेंगे तब। ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, लेकिन पढ़ना है अपने साथ साथ बनाते जाना। ओके, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट।